Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों ये मेरा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर आज मैं आपको थ्योरम नंबर 8.2 प्रूफ कराऊंगी और बेटा ये बहुत ही यूजफुल थ्योरम होगी एप्लीकेशंस के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत काम आने वाली है. तो चलिए बेटा ये भी करते हैं, इसकी करोलरीज भी करते हैं. देखिए थ्योरम 8.2 है आपकी क्राइटेरिया फॉर द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट टू बी साइक्लिक, कि जो ये हमारा दो ग्रुप्स का हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया है G प्लस एच, इस ये कैसे साइक्लिक होगा. बेटा G प्लस एच एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ये क्या होता है इसके लिए पहले के लेक्चर जरूर सुन के आना, तभी ये समझ आएगा. देखो बेटा G और H अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो कब होगा ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी साइक्लिक, ये आपको सीखना है आज. तो इसके लिए कंडीशन है बेटा कि आप ऑर्डर ऑफ जी निकालिए, ऑर्डर ऑफ एच निकालिए, उन दोनों का जीसीडी निकाल लो. जीसीडी क्या होता है, एचसीएफ होता है. उन दोनों का जीसीडी निकाल लो. अगर वो जीसीडी 1 आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो जो हैं दोनों साइक्लिक होंगे, मतलब जी प्लस एच जो है साइक्लिक होगा. दोबारा से सुनिए, आपको जी और एच कोई भी दो ग्रुप्स दे रखे थे, दोनों के दोनों फाइनाइट हैं और दोनों के दोनों साइक्लिक हैं. देखो बेटा फाइनाइट होंगे तभी ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ एच की बात हो पाएगी. अगर फाइनाइट नहीं होंगे तो यही इन्फिनिटी हो जाएंगे, तो इन्फिनिटी का तो जीसीडी निकलेगा नहीं, तो इसलिए फाइनाइट होना जरूरी है. अब मेरे को क्राइटेरिया साइक्लिक का ही देखना है, तो मैंने दोनों ग्रुप साइक्लिक लिए. अब मुझे क्या शो करना है कि ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये कब साइक्लिक होगा. तो ये कब साइक्लिक होगा, जब आपका ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच आर रिलेटिवली प्राइम. रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है, दोनों के ऑर्डर के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए अदर देन वन एंड द नंबर, मतलब अदर देन वन. ठीक है ना, रिलेटिवली प्राइम है तो दोनों के पास वन ही एक कॉमन फैक्टर होगा और कोई नहीं होगा. तो इस लाइन का सीधा सीधा मीनिंग हो गया जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच शुड कम आउट टू बी वन. ये डेफिनेशन बन गई इस पूरे की, ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच आर रिलेटिवली प्राइम. दूसरी बात देखिए बेटा, यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है इफ एंड ओनली इफ, तो स्टेटमेंट दोनों साइड से ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है. तो लेट अस प्रूव इट फॉर टू ग्रुप्स, फिर हम इसे एक्सटेंड कर देंगे एन ग्रुप्स पे. तो देखो मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन है कि जी साइक्लिक है, एच साइक्लिक है. अगर ये दोनों साइक्लिक है तो ये इनका कोई जनरेटर होगा. मैंने इनका जनरेटर जी मान लिया कि ये सपोज जी से जनरेट हो रहे हैं, और एच में मान लिया कि ये सपोज कर लीजिए स्मॉल एच से जनरेट हो रहे हैं. आपको पता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जनरेटर, तो ऑर्डर ऑफ जी जो है ऑर्डर ऑफ स्मॉल जी के बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ कैपिटल एच स्मॉल एच के बराबर हो गया. मैंने इन दोनों को सपोज कर लीजिए एम और एन अपनी तरफ से मान लिया. मेरे को लेना है लेट जी प्लस एच इज साइक्लिक, मैं शो करूंगी कि जीसीडी 1 है. ठीक है, तो मैंने अभी तो कंसीडर किया है केस जी प्लस एच साइक्लिक है. अगर जी प्लस एच साइक्लिक है तो इसके पास भी कोई ना कोई जनरेटर जरूर होगा. पहले इसका ऑर्डर देख लें कि ऑर्डर ऑफ जी प्लस एच क्या होगा. आप सबको पता है कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए बाकी सब इंडिविजुअल ग्रुप्स को, ठीक है, उनके ऑर्डर को. तो ये ऑर्डर ऑफ जी एम है, ऑर्डर ऑफ एच एन है, तो एम इंटू एन इसका ऑर्डर ऑफ जी प्लस एच निकल आया. अब मुझे क्या शो करना है, जीसीडी ऑफ एम एंड एन इज 1, यही शो करना है. ठीक है, क्योंकि साइक्लिक तो मैंने अब की बार खुद ही लिया हुआ है, मुझे शो करना है कि जीसीडी 1 है. तो मैंने कहा सपोज कर लीजिए जीसीडी एम और एन का जो है 1 ना होके डी है, तो हमें शो करना है कि डी 1 है. ठीक है ना, यही बात हो गई. तो अब देखो बेटा मुझे दे रखा है जी प्लस एच साइक्लिक है, तो मैंने बताया ना कि अगर साइक्लिक है तो इसके पास कोई जनरेटर है और ऑर्डर ऑफ द जनरेटर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर होगा. तो इसका जो जनरेटर बनेगा वो क्या बन गया, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि एक्स से सारे एलिमेंट जी के जनरेट हो रहे थे और वाई से सारे एलिमेंट एच के जनरेट हो रहे थे. तो जी प्लस एच का जो के एलिमेंट किस फॉर्म के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के होते हैं. तो जी प्लस एच का जो जनरेटर बना वो क्या बन गया, एक्स और वाई का पेयर बन गया. और एक्स और वाई जो है मैंने उसको इसका जनरेटर बनाया, तो मैंने इसलिए ये वाली ब्रैकेट लगा दी कि ये इससे जनरेट हो रहे हैं. ठीक है बेटा, यहाँ तक सब बच्चों को समझ आई. अब आपको पता है ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ग्रुप होगा. ठीक है, तो मैंने ऑर्डर ऑफ जी प्लस एच ऑर्डर ऑफ एक्स वाई के बराबर कर दिया, और जी प्लस एच का ऑर्डर मैंने ऊपर आपको निकाल के दिखाया कि ऑर्डर ऑफ जी प्लस एच इज ऑर्डर जी मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर एच. ऑर्डर जी हमारा एम था, ऑर्डर एच हमारा एन था, तो एम एन आ गया. तो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई जो आ गया वो एम एन आ गया बेटा. ऑर्डर की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स वाई की पावर अगर एम एन रेज करूंगी तो आइडेंटिटी आना चाहिए. तो मैंने एक्स वाई की पावर एम एन रेज करी तो आइडेंटिटी आना चाहिए. तो आइडेंटिटी क्या होगी, E1 E2. E1 is the identity of the group G and E2 is the identity of the group H.
ठीक है, आप सबको पता है कि एक्स वाई को अगर मैं एम एन टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर, तो एक्स भी एम एन टाइम्स हो जाएगा और वाई भी एम एन टाइम्स हो जाएगा। सब बच्चों को पता है ये ऑपरेशन कैसे आई है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे ऑपरेट होंगे वो दोनों के दोनों कंपोनेंट वाइज, तो ये उससे आ गया। अब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं, व्हेन ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू दी अदर वन, तो हमने दोनों कंपोनेंट वाइज इनको इक्वल कर लिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब देखो मेरा टारगेट क्या है, मुझे डी को 1 बनाना है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास काम करने के लिए एक्स वाई था, मैंने एक्स वाई को उठा लिया। एक्स वाई के ऊपर एम एन पावर आ चुकी है, मुझे जब तक डी नहीं आना शुरू होगा तो मैं डी को 1 शो कैसे करूंगी, ठीक है ना। तो मैंने एक्स वाई की पावर जो है बेटा एम एन बाई डी कंसिडर कर ली। ऑल राइट, तो अब हम क्या करेंगे, इस एम एन बाई डी को अंदर ले गए, ठीक है, कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन से जो है हम इसको अंदर ले गए। अब देखो एम एन को इकट्ठा किया और 1 बाई डी को बाहर किया, इधर भी एम एन को इकट्ठा किया इसके साथ और 1 बाई डी को बाहर किया। क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ देखो ये दिखाई दे रहा है एक्स एम एन जो है मेरा E1 है और वाई एम एन मेरा E2 है। तो एक्स एम एन की जगह बेटा E1 डल गया और वाई एम एन की जगह मुझे E2 मिल गया। आइडेंटिटी की कितनी भी पावर रेस कर लो वो आइडेंटिटी ही रहता है, तो मेरे पास आइडेंटिटी ही आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, मैं यहाँ से शुरू हुई थी और मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, तो मेरे को मिला एक्स वाई की पावर एम एन बाई डी इज E1 बाई E2। ठीक है, अब फिर से हमने ऑर्डर की प्रॉपर्टी यूज करी। मैं बहुत बारी बच्चों को याद कराती हूँ प्रॉपर्टी, देखो ए की पावर m अगर आइडेंटिटी है तो ये जो नंबर लिखा हुआ है नीचे, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स पावर, ऐसे याद कर लो। तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स m ये प्रॉपर्टी है आपकी। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, एक्स वाई की पावर एम एन बाई डी आ गया आपके पास। तो ऑर्डर ऑफ दिस बेस एक्स वाई विल डिवाइड पावर। ठीक है, तो हमने वही वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। अब ऑर्डर ऑफ एक्स वाई तो एम एन है, हमने ऊपर निकाला था ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जनरेटर था, तो वहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर एम एन था तो जनरेटर का ऑर्डर भी एम एन है। तो मैंने इस एक्स वाई की जगह पे एम एन लिख दिया, तो एम एन डिवाइड्स एम एन बाई डी आ गया। अब देखो मैंने ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब देखो ये एम एन बाई डी इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, तो डिवीजन में है दोनों के दोनों, तो काटा काटा मेरे को तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये डी बाय 1 मिल जाएगा, तो डी डिवाइड्स 1 आ गया। आप सबको पता है कि डी डिवाइड्स 1 आ रहा है, तो ऊपर का जो नंबर होगा वो डी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ए डिवाइड्स बी का क्या मतलब होता है, बी इज इक्वल टू ए इंटू समथिंग, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर इंटू समथिंग। तो 1 तो बेटा न्यूमरेटर इंटू मतलब 1 इक्वल टू डी इंटू समथिंग करना, तो यहाँ आपके पास डी 1 ही हो सकता है और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि 1 कैन नॉट बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है ना, अदर देन 1 1। तो GCD ऑफ एम एंड एन क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। यही मुझे शो करना था कि GCD ऑफ एम एंड एन 1 है, क्योंकि एम एंड एन तभी रिलेटिवली प्राइम बनेंगे। तो सब बच्चों को पता होना चाहिए था कि रिलेटिवली प्राइम का मतलब था GCD 1 शो करना। तो एक पार्ट तो बेटा मैंने प्रूफ कर दिया। अब मैं लेकर चलूंगी कि GCD जो है एम और एन का 1 है, और मैं शो करूंगी कि जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो साइक्लिक होगा। तो बेटा लीजिए, ऑर्डर ऑफ जी मेरा m है, ऑर्डर ऑफ h मैंने n लिया, तो GCD इन दोनों का 1 है, ये हमारी गिवन स्टेटमेंट हो गई। हमें शो करना है कि g प्लस h जो है साइक्लिक है। साइक्लिक है तो इट मस्ट बी जनरेटेड बाय सम एलिमेंट, तो मैंने कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर बना लिया इसका एलिमेंट, और मैंने कहा कि सपोज कर लीजिए ये g और h से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर g क्या होगा, यहाँ पर g जनरेटर ऑफ g होगा और स्मॉल h क्या होगा, जनरेटर ऑफ h होगा, क्योंकि g और h तो अभी भी साइक्लिक है ना हमारे पास, ठीक है, g और h तो पूरी थ्योरम के लिए साइक्लिक है। तो g अगर जनरेटेड बाय स्मॉल g और h इज जनरेटेड बाय स्मॉल h है, तो ऑर्डर ऑफ g जो होगा ऑर्डर ऑफ जनरेटर के बराबर है, तो g के बराबर हो गया, और ऑर्डर ऑफ g मेरा m है, तो ऑर्डर ऑफ स्मॉल g भी मेरा m आ गया। तो g की पावर m इज आइडेंटिटी आ गया। सेम काम बेटा आपने h के साथ भी कर लिया, ठीक है। तो अब देखो मेरे को पास g के पावर m और h की पावर n आ गई, तो इसलिए दोनों को इकट्ठा करके हम GH की पावर mn रेस कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे भी आप देखिए G प्लस H का ऑर्डर क्या है, mn, तो मुझे शो करना है ये जो स्मॉल GH जो इसका हमने जनरेटर बनाया है इसका ऑर्डर mn है। इसका ऑर्डर mn कब आएगा, जब mn इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इसकी पावर जब मैं mn रेस करूँ तो आइडेंटिटी मिले। तो इसलिए पहले तो मैं इसकी पावर mn रेस करके शो करूंगी कि ये आइडेंटिटी है, और फिर बाद में मैं शो कर दूंगी कि mn लीस्ट है। तो मैंने क्या किया बेटा, इसकी पावर पहले mn रेस करी, तो एक्स कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन से ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो g को की पावर m इकट्ठा किया और इधर से h की पावर n इकट्ठा किया, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो मैंने g m की जगह आइडेंटिटी लिखा, h n की जगह भी आइडेंटिटी लिखा।
आइडेंटिटी की कितनी भी पावर रेस कर लो वो आइडेंटिटी ही रहेगा, तो ये E2 आ गया। तो मुझे ये तो पता चल गया कि GH की पावर MN रेस करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, बट ये इसका ऑर्डर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि ये MN में लीस्ट नहीं शो कर दूंगी, बिकॉज ऑर्डर की डेफिनेशन कहती है इट शुड बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट जब भी आप उसकी पावर रेस करेंगे बेस उस एलिमेंट की पावर वो ऑर्डर रेस करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए आपके पास, राइट। तो अब मुझे शो करना है बेटा कि MN लीस्ट है। तो मैंने हमेशा ऐसे क्वेश्चंस कैसे कराए हैं आपको कि मान लीजिए ये लिस्ट नहीं है, कोई और नंबर है जो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो हम शो कर लेंगे R इज लेस देन इक्वल टू MN। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सपोज कर लीजिए GH की पावर R रेस करने पर भी आइडेंटिटी आ रहा है। अगर मैं शो कर पाती हूँ R इज लेस देन इक्वल टू MN तो मेरा सॉरी MN जो है लेस देन इक्वल टू R, तो या MN इक्वल टू R ही आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा कि MN इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो मैं ये शो कर दूंगी कि इससे छोटा एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मुझे शो करना है अब MN इज लेस देन इक्वल टू R, क्योंकि MN को लिस्ट बनाना है, ठीक है बेटा। तो अब मैंने GH की पावर R हुई तो GR HR बन गया, ठीक है। अब दोनों को ऑर्डर पेयर्स को बराबर किया तो GR आइडेंटिटी आ गया, इधर से HR आइडेंटिटी आ गया। फिर से वही ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी बेटा मैंने जो आपको सिखाया है, बेस की पावर कुछ रेस करने पे आइडेंटिटी आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ द बेस डिवाइड्स पावर, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स R आ गया। सेम प्रॉपर्टी अगेन एंड अगेन, देखो A टू द पावर M अगर आइडेंटिटी होता है तो ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स M, वही वाली प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G M था, ऑर्डर ऑफ H N था, तो M बाय R आ गया, इधर से N बाय R आ गया। अब देखो सब बच्चों को पता होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि अगर ऊपर का नंबर नीचे का नंबर सेम हो तो ऊपर के जो ये नंबर होते हैं इनका LCM भी डिवाइड करता है, तो LCM ऑफ M एंड N डिवाइड्स R आएगा, और नीचे के सेम होते हैं तो GCD आता है। तो इधर देखिए आपको ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाय GCD होता है HCF, ठीक है। GCD मुझे 1 दे रखा है तो मेरा आ गया LCM ऑफ M एंड N इंटू 1 इज इक्वल टू MN, ठीक है यहाँ तक बच्चों। और मेरे पास यही प्रॉपर्टी थी यहाँ पर कि M और ये डिवाइड कर रहे हैं तो LCM भी इनका डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस LCM की जगह मैंने MN लिख दिया। तो MN बाय MN भी डिवाइड कर रहा है R को। तो अगर ये डिवाइड कर रहा है तो आपको पता है कि हमेशा ऊपर वाला नंबर छोटा होता है नीचे वाले नंबर से जब भी डिवीजन करते हैं। तो जैसे ये A डिवाइड्स B है तो आपको पता है डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर इनटू समथिंग है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर छोटा होता है। तो MN जो है लेस देन इक्वल टू R आ गया आपके पास। तो MN इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट जब उसकी पावर मैंने रेस करी तो आइडेंटिटी आ रहा था। तो इससे मुझे पता चला कि ऑर्डर ऑफ GH जो है MN है, और MN किसका ऑर्डर था, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का, तो ऑर्डर ऑफ G प्लस H आ गया। तो आपको पता है कि साइक्लिक ग्रुप के अंदर अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो तो वो उसका जनरेटर बन जाता है। तो GH बिकम्स द जनरेटर ऑफ G प्लस H। अगर मुझे एक भी जनरेटर मिल गया तो ये साइक्लिक हो गया, तो G प्लस H मेरा साइक्लिक ग्रुप हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे सब बच्चे यहाँ से, देखो इफ G प्लस H इज साइक्लिक, ठीक है, सच दैट साइक्लिक है तो उसके पास कोई जनरेटर है, उसका जनरेटर मैंने ए बी मान लिया कि वो इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ए जो होगा वो जनरेटर होगा जी का और बी होगा जनरेटर बी एच का, और इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 1। मैं यहाँ पे ये देखो ऊपर की जो थ्योरम थी वो सिर्फ इतनी बात कह रही थी कि अगर G प्लस एच साइक्लिक है, मतलब सॉरी G एंड H साइक्लिक, तो G प्लस H भी साइक्लिक होगा अगर उनके ऑर्डर्स का GCD जो है 1 है। यहाँ पर मैं इस पॉइंट से सिर्फ इतनी बात फोकस करना चाहती थी कि जो भी जनरेटर बनेगा G प्लस H का उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले वाले ग्रुप का जनरेटर होगा, और जो स्मॉल b है वो दूसरे वाले ग्रुप का जनरेटर होगा H का। क्लियर है बच्चों, ये बात बस थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चंस में यूज करेंगे हम इसे, ठीक है। अब देखो बेटा अभी तो मैंने जो ऊपर थ्योरम प्रूव करी है वो सिर्फ 2 ग्रुप्स के लिए प्रूव करी, G प्लस H के लिए, ठीक है। अगर यही चीज मैं N के लिए ले लूँ तो N के लिए भी ये चीज वैलिड होगी। तो उसमें क्या ले लेंगे हम कि ये जो G1 G2 Gn है इन सब के ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, पेयर वाइज बनते चले जाएंगे। आपका देखो कैसे लिखा है मैंने कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दीज n फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स, ठीक है। ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है सारे के सारे, G1 भी साइक्लिक ग्रुप है, G2 भी साइक्लिक है, Gn भी साइक्लिक है, और ये सबका ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है। अगर ये सारे साइक्लिक हैं तो इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कब साइक्लिक होगा, जब ये मॉड Gi का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ Gi, और मॉड Gj का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ Gj, ठीक है। जब इनके ऑर्डर्स जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक है बच्चों।
तो ये मीनिंग हो गया कि सबके ऑर्डर आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, मतलब जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ जी आई एंड जीसीडी ऑफ जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ जी आई एंड ऑर्डर ऑफ जीजे। कोई भी जी आई कोई भी जीजे उठाऊंगी मैं, तो जब भी उनका जीसीडी हम निकालेंगे तो वो 1 आना चाहिए। क्लियर हो गई बच्चों बात? मतलब आपस में सबका एचसीएफ जो है वो 1 होना चाहिए। तो देखो इसको हम इंडक्शन से अब कर सकते हैं जब हम दो ग्रुप्स के लिए कर चुके हैं। तो मैंने माना कि G1 G2 Gn n साइक्लिक ग्रुप्स हैं और ऑर्डर ऑफ Gi मैंने Ni मान लिया, मतलब G1 का ऑर्डर N1, G2 का N2, G3 का N3। मैंने लिया कि सपोज कर लीजिए ऑर्डर ऑफ Gi एंड ऑर्डर ऑफ Gj आर को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब जीसीडी इन दोनों के ऑर्डर्स का 1 है, ये मीनिंग है। तो मुझे शो करना है कि G1 प्लस G2 प्लस डैश डैश टिल Gn इज ऑल्सो साइक्लिक, मुझे ये प्रूफ करना है। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब इंडक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है फाइनाइट पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप इसके ऊपर हमेशा इंडक्शन लगा सकते हैं। तो देखो बेटा n इक्वल टू 2 के लिए तो रिजल्ट होल्ड कर रहा है, हमने ऊपर अभी अभी प्रूफ किया। इंडक्शन हाइपोथेसिस ले ली मैंने कि लेट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, n इक्वल टू k के लिए क्या मीनिंग बन गया इसका कि इफ G1 G2 Gn आर साइक्लिक, तो इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी साइक्लिक होगा अगर वो रिलेटिवली प्राइम है। तो रिलेटिवली प्राइम की कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, हम साइक्लिक शो कर देंगे। ठीक है, तो अब मुझे शो करना है कि रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो देखिए बच्चों, G1 प्लस G2 प्लस डैश डैश टिल Gk प्लस 1 जो है, इसको मैं लिख सकती हूँ, k एलिमेंट अलग कर लेती हूँ और k प्लस 1th एलिमेंट अलग कर लेती हूँ। तो मैंने इस तरीके से ब्रैकेट बना ली इसकी। अब ये k के लिए रिजल्ट ट्रू है और Gk प्लस 1 एक ग्रुप मान लो और G1 प्लस G2 प्लस Gk ये एक ग्रुप मान लो। मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगी ना तो ये प्रूफ करा दूंगी कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी एक ग्रुप होता है। तो G1 G2 Gk तक एक ग्रुप और Gk प्लस 1 एक ग्रुप। तो दो ग्रुप के ऊपर हमने कंडीशन ऑलरेडी वैलिड कर रखी है। आपको पता ही है कि दो ग्रुप की साइक्लिकनेस तो हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में तो दो ग्रुप वाला इस्तेमाल कर लेंगे और G1 प्लस G2 प्लस Gk के अंदर इंडक्शन हाइपोथेसिस लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस लगाई पहले, तो हमें पता चला कि ये जो ब्रैकेट है G1 प्लस G2 प्लस Gk ये भी साइक्लिक है। अब इसे पूरे को एक ग्रुप मान लो। ठीक है, ये एक ग्रुप और Gk प्लस 1 दूसरा ग्रुप और दो ग्रुप्स के बीच में ऑलरेडी थ्योरम वैलिड है, तो हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस से और n इक्वल टू 2 पे जो हमारा रिजल्ट है उन दोनों से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने इंडक्शन हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किया कि G1 G2 Gn इज साइक्लिक एंड इसका ऑर्डर क्या होगा N1 N2 Nk एंड द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा Gk प्लस 1 तक साइक्लिक हो गया। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर देखो N1 N2 Nk डॉट Nk प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि N1 N2 से लेके Nk तक तो ऑर्डर G1 से Gk तक का है और Gk प्लस 1 का ऑर्डर Nk प्लस 1 है। और इन ये सब नंबर आपस में को प्राइम होंगे, क्योंकि जब हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस का k तक इस्तेमाल किया तो इनका सबका आपस में जीसीडी 1 आ रहा था। ठीक है, और जब n इक्वल टू 2 वाला इस्तेमाल किया तो इसका और Nk प्लस 1 का जीसीडी 1 आएगा। तो ये सारे नंबर आपस में को प्राइम बन गए। ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 भी आ गया इंडक्शन से। ठीक है, तो इंडक्शन होल्ड से हमारा एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कन्वर्स हमारा ये है कि अगर मेरा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ n ग्रुप साइक्लिक है तो मुझे शो करना है कि इनका जो जीसीडी है वो 1 है। ठीक है, इनके सबके जो जीसीडी हैं आपस में एक दूसरे के साथ 1 है। तो मुझे शो करना है जीसीडी ऑफ ni, nj इज 1 वेयर i इज नॉट इक्वल टू j। तो मैंने कहा सब फिर वही तरीके से करेंगे जैसे पहले किया था हमने, कि सपोज कर लीजिए ऑन कॉन्ट्रेरी कि ऐसा नहीं है, जीसीडी 1 नहीं आ रहा, जीसीडी डी आ रहा है इनका, तो मुझे शो करना है D1 है। ठीक है ना, तो मैंने अगर इनका जीसीडी लिख दिया कि D आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें शो करना पड़ जाएगा अब D जो है 1 आ रहा है। तो GI जो है बेटा साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का। ठीक है, तो ऑर्डर Ni का। ठीक है, GI इज द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर Ni। तो ये साइक्लिक है तो जनरेट हो रहा होगा, इसके पास कोई जनरेटर होगा, तो इसका जनरेटर मैंने मान लिया AI। तो ऑर्डर ऑफ GI जो होगा ऑर्डर ऑफ AI के बराबर होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जनरेटर। तो ऑर्डर ऑफ AI भी जो है मेरा Ni आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गई बात। अब देखो मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया AR और उसकी पावर रेस करी है NR बाई डी, और मैं इसका क्लेम कर रही हूँ कि इसका ऑर्डर D होना चाहिए। ऐसे ही AS एक एलिमेंट लूंगी और उसकी पावर भी रेस करूंगी NS बाई डी और इसका ऑर्डर भी D आना चाहिए। ऐसा क्यों है, तो इधर देखिए यहाँ पर बेटा मैंने प्रॉपर्टी, आप सबको पता है कि ये प्रॉपर्टी है मेरे पास, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको दोबारा से।
देखो ऑर्डर ऑफ ए एम, ये प्रॉपर्टी आपने जब ऑर्डर का चैप्टर किया तब कराई आपको। ये किसके बराबर होता है? ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा एम। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाइए। देखो ए की जगह ले लो ए आर और एम की जगह ले लो एन आर बाई डी। ठीक है, तो जब आपने ये प्रॉपर्टी लगाई तो ये आ गया आपके पास। देखो मैंने यहाँ लगा के दिखा रखा है। ऑर्डर ऑफ ए आर एन आर बाई डी किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ एन आर, सॉरी ए आर अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए आर और कॉमा पावर। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए आर क्या है? यहाँ पे देखो जरा, ऑर्डर ऑफ ए आई अगर एन आई है तो ऑर्डर ऑफ ए आर क्या है? एन आर। तो ऑर्डर ऑफ ए आर की जगह एन आर डल गया। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ एन आर और एन आर बाई डी। ठीक है, ये अब मेरा किसके बराबर आ जाएगा? एन आर बाई डी के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों में छोटा जो होगा, क्योंकि ये देखो ना, ये इधर एन आर है, इधर एन आर बाई डी है, तो इसमें छोटा नंबर जो होगा वो आ जाएगा जीसीडी में बाहर, तो एन आर बाई डी आ जाएगा। अब एन आर डिवाइडेड बाय एन आर बाई डी करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मेरा आंसर आ गया डी। इसके नीचे एक स्टेप और लिख देती हूँ, ये देखो, दिस इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन आर बाई डी विच इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये मैंने इसकी रीजनिंग आपको यहाँ पे समझा दी कि ये कैसे आया। क्लियर? तो ऐसे बेटा ऑर्डर ऑफ ए एस की पावर एन एस बाई डी रेस करी तो वो भी डी आ गया। अब मैंने ये वाला एलिमेंट कंसीडर कर लिया कि आर एथ पोजिशन पे, तो मैंने ये एलिमेंट लिख लिया, बाकी सारे आइडेंटिटी ले लिए। ठीक है, तो अब इन सब का ऑर्डर, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होता है। ठीक है ना, तो जब इस वाले ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर निकाला तो मेरे पास सिर्फ बाकी सबका 1 हो गया और इसका एन आर बाई डी का आपका आंसर डी हो गया। तो ये मेरे को फाइनली क्या दे देगा? ऑर्डर इसका डी दे देगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही मैंने ए एस एन एस बाई डी के लिए उसको छोड़ दिया एस एथ पोजिशन को, बाकी सारे आइडेंटिटी मान लिए, तो इसका ऑर्डर भी डी आ जाएगा। तो मुझे क्या पता चला बेटा कि एच जो है किस एलिमेंट से जनरेट हो गया? इस वाले एलिमेंट से जनरेट हो गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑर्डर ऑफ द जनरेटर के बराबर है। तो एच जो मैंने एक एच मतलब एच एक मैंने ग्रुप मान लिया कि जिसका ये एक जनरेटर बन जाए। ठीक है, E1 E2 से ए आर एन आर बाई डी, ये एक मैंने जनरेटर बनाया और उस जनरेटर से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप बनाया मैंने वो एच बना दिया, उसका नाम मैंने खुद रखा। ऐसे ही बेटा ये भी मैंने एक एलिमेंट मान लिया और इस एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो ग्रुप बनाया वो मैंने के मान लिया। तो इसका मतलब मुझे एच और के दो डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स मिल गए जो जिनका ऑर्डर डी है। ठीक है, तो ये तो मेरी एक कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों आ गई कंट्राडिक्शन? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम है साइक्लिक ग्रुप्स की कि अगर एक ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जितने सब ग्रुप्स होंगे वो भी साइक्लिक होंगे और यूनिक होगा वो, मतलब जितने भी साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ईच ऑर्डर होंगे वो यूनिक होने चाहिए। पर मेरे पास डी ग्रुप के डी ऑर्डर के 2 साइक्लिक सब ग्रुप निकल आए। एक निकलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यूनिक होते हैं सारे सब ग्रुप्स, तो मेरे ये यूनिक ना निकलकर 2 निकल आए हैं। ठीक है, तो फॉर एवरी डिवाइजर डी ऑफ एन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। ये मेरी साइक्लिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप थी, बट मेरे 2 आ गए हैं, तो ये मेरी एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब मेरी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। तो या तो मैं डी को 1 शो करती या फिर मैं कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आती, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन आ गई मेरे पास। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एजम्पशन मैंने ली थी वो रॉन्ग हो गई। मेरी एजम्पशन क्या थी कि एन आर और एन एस का जो जीसीडी है वो 1 नहीं है। ठीक है ना, तो पर मेरी कंट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब 1 ही होना चाहिए। तो जीसीडी ऑफ एन आई एंड एन जे क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। थोड़ा सा लग रहा है प्रूफ, क्योंकि लंबा हो गया है काफी, तो 2-3 बार करोगे तो बच्चों याद हो जाएगा। अब देखो बेटा, आपको पता है कि कभी भी कोई चीज साइक्लिक होती है तो हम उसका सारा काम Zn पे सीखते हैं, क्योंकि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो मैं जो ऊपर वाली थ्योरम है अब उसको नीचे Z पे लगा रही हूँ। ठीक है ना, Zn पे। तो मैंने क्या किया, क्राइटेरिया फॉर Zn1 N2 Nk कि ये कब आइसोमॉर्फिक होगा Zn1 प्लस Zn2 प्लस Znk के। तो मतलब इससे हम आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये जो Z नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है N1 N2 Nk, ठीक है, ये इस सब को मैंने मान लिया M। तो ये मैंने M मान लिया, ये कॉमन नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई होगा N1 मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसको मैंने M मान लिया, तो मैं कह रही हूँ Zm अगर आपके पास है, जैसे सपोज कर लो Z6 है, तो 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 और 3। ठीक है, तो Z6 आइसोमॉर्फिक टू Z2 प्लस Z3 बन सकता है। ये मैं बताना चाहती हूँ आपको इस थ्योरम से। तो अभी क्वेश्चन भी कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो Zm जो है आइसोमॉर्फिक टू Zn1 प्लस Zn2 प्लस Znk कब होगा? देखो यहाँ पे M जो है प्रोडक्ट ऑफ N1 N2 Nk ही है, तो इसके हर एक फैक्टर से अलग अलग कर दिया मैंने ये।
तो ये कब होगा, जब इनके ये जो सब्सक्रिप्ट्स हैं N1 N2 Nk, इन सबका GCD 1 आ रहा होगा, मतलब ये आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। ये सिर्फ तभी होल्ड करेगा। तो देखो कैसे इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर अप्लाई भी करना सिखा दूंगी क्वेश्चन में। तो देखो सब बच्चों को पता है Zn और Z दोनों साइक्लिक होते हैं। यहाँ पे हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो Zn1 Zn2 Znk ये सब साइक्लिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, अगर ये साइक्लिक ग्रुप्स हैं तो आपको पता है इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी साइक्लिक होगा, ये हमने अभी अभी ऊपर प्रूफ किया है। तो मुझे पता चला Zn1 प्लस Zn2 प्लस डैश डैश टिल Znk जो है ये मेरा साइक्लिक ग्रुप होगा, और साइक्लिक ग्रुप होगा। और इसका ऑर्डर क्या होगा, आपको पता है कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर का आप जो है ऑर्डर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने ऑर्डर ऑफ Zn1 क्या होगा N1, ऑर्डर ऑफ Zn2 क्या है N2, ऑर्डर ऑफ Znk क्या है Nk। तो इनका इसके जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा N1 मल्टीप्लाइड बाय N2 मल्टीप्लाइड बाय डैश डैश टिल Nk। ठीक है बच्चों, सबको ये समझ आ गया। तो मेरे को पता चला कि अगर हम ऊपर वाली थ्योरम यूज कर रहे हैं तो आप सबको पता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज साइक्लिक व्हेन GCDs आर रिलेटिवली प्राइम, उनके ऑर्डर का जो GCD है वो रिलेटिवली प्राइम हो। तो मुझे पता चला GCD ऑफ Ni एंड Nj जो है ये मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जो है वो आइसोमॉर्फिक टू Zn आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ गया। तो और इसका मैं अब इस्तेमाल कर लेती हूँ कि हर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर ऑफ ऑर्डर एन आइसोमॉर्फिक टू Zn है। तो Z ये जो पूरी स्टेटमेंट आई है मेरे पास, ये खुद क्योंकि साइक्लिक आ गया तो ये किसके साथ साइक्लिक बनाएगा, जो Zn का, और n क्या होगा N1 N2 Nk का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है ना, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Zn1 मल्टीप्लाइड है बेटा, ये कॉमन है। ठीक है, Zn1 dot N2 dash dash till Nk if and only if GCD of Ni and Nj is 1। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गई थ्योरम, आसान था ये तो। अब देखिए क्वेश्चन में, देखो इसको कैसे अप्लाई करना है। जैसे मुझे ये दे दिया Z2 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z5। अभी देखो ये 2 2 3 और 5 इसके सब्सक्रिप्ट है, इनका GCD निकालोगे तो अभी 1 नहीं आएगा। ये वाला जो है 2 और 2 जो है ये आपस में कंबाइन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनका GCD 1 नहीं है। ठीक है ना, ये Z2 प्लस Z2, तो मैंने क्या किया 2 और 3 को कंबाइन किया क्योंकि इनका GCD 1 है, तो मैंने Z2 प्लस Z3 ले लिया। तो इन दोनों का तो 2 और 3 का GCD 1 है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो Z2 प्लस Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू क्या आएगा Z6। याद है ना, मल्टीप्लाई करना है। M जो था प्रोडक्ट ऑफ सब्सक्रिप्ट्स था, तो Z2 प्लस Z3 तो आइसोमॉर्फिक टू Z6 आ गया। यहाँ पे ये लिख भी दिया मैंने, ये ऊपर वाली थ्योरम का इस्तेमाल किया। अब देखो 2 6 और 5 आ गया। अभी 2 और 6 को मैं कंबाइन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि 2 और 6 का GCD 1 नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने 6 और 5 को देखा, 6 और 5 कैन बी कंबाइंड क्योंकि इनका GCD 1 है। तो मैंने 6 और 5 को कंबाइन किया, तो ये 6 5 30, तो ये Z30 आ गया। तो मुझे पता चला जहां से मैं शुरू हुई थी Z2 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z5, ये किसके साथ आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है Z2 प्लस Z30 के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख भी दिया है कि ये Z2 प्लस Z30 के साथ जो है आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो मैं देखो ये अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको Z2 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z5, ये आपसे पूछे कि इसके आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स निकाल दो, तो एक तो Z2 प्लस Z30 है, दूसरा अब इसे ऊपर ही रोक लेते हैं, यहाँ पे Z2 प्लस Z6 प्लस Z5 यही रोक लो, तो ये भी इसका आइसोमॉर्फिक है। तो 2 3 हमने आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स बना दिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे और भी बन सकते थे अगर कॉम्बिनेशन थे पॉसिबल तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया Z2 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z5, फाइंड एनी 3 ग्रुप्स टू विच इट इज आइसोमॉर्फिक। तो बेटा जिन जिन का GCD 1 होना उन्हें कंबाइन करते जाना। जैसे आप एक ये Z3 प्लस Z5 है, इसको कंबाइन करके Z15 बना सकते हैं। इधर देखो Z2 प्लस Z3 है, इसको कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि 2 और 3 का GCD 1 है। तो मैंने क्या किया Z2 प्लस Z3 लिया, इसको कंबाइन कर लिया। ठीक है, इनका GCD 1 है, तो ये किसके बराबर आ गया Z6 आ गया। तो Z2 प्लस Z6 प्लस Z5 यहाँ पे भी रोक सकते हो। ठीक है, तो ये एक ग्रुप बन गया, इसलिए मैंने यहाँ नंबर 1 डाल दिया। दूसरा आप क्या बना सकते हो, ये 6 और 5 का GCD 1 है तो इन्हें कंबाइन कर लो। तो 6 और 5 का GCD 1 होने पे Z30 आ गया, तो Z2 प्लस Z30 आ गया, ये सेकंड मैंने बना लिया ग्रुप। तो एक आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऊपर नंबर 1 और नीचे वाला आइसोमॉर्फिक ग्रुप नंबर 2। अब आ गया थर्ड वाले पे, देखो और कैसे बना सकते हैं कंबाइन करके। तो मैंने Z2 प्लस Z3 को कंबाइन करके Z6 यहाँ तक तो आ ही गए थे। देखो मैंने क्या नई चीज सिखाना चाहिए आपको यहाँ पे कि ये जो Z6 है इसको मैं लिख सकती हूँ Z3 प्लस Z2। ठीक है, अब मैंने इसको इसलिए लिखा ताकि ये इस वाले Z2 से जो अभी तक कंबाइन नहीं हो पा रहा था किसी के साथ, इसके साथ कंबाइन हो जाए। तो मैंने अब Z2 प्लस Z3 को कंबाइन कर लिया और इधर Z2 प्लस Z5 को कर लिया।
ठीक है, क्योंकि दोनों के जीसीडी 1 होंगे। तो अब इधर से ये दोनों कंबाइन हो गए और इधर से ये दोनों कंबाइन हो गए। तो मैंने क्या किया बच्चों, Z2 प्लस Z3 Z6 था ना, इसको अपनी तरफ से Z6 को Z3 प्लस Z2 लिख लिया क्योंकि इनका जीसीडी 1 था। ठीक है, तो अब 2 और 3 कंबाइन होके Z6 दे देंगे बेटा, और 2 और 5 कंबाइन होके मुझे Z10 दे देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मुझे 3 आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स मिल गए। और कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो तो और भी बना सकते हो। अब देखो इसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या Z2 प्लस Z30 Z60 के बराबर हो सकता है आइसोमॉर्फिक? नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 30 का जो जीसीडी है वो 1 नहीं है। ठीक है, चलिए तो बच्चों मैं ये वाला लेक्चर तो यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे कराती हूँ। ठीक है, सो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।